हेलो गाइस, दिस योर दोस्त एंड होस्ट विशाल सर। स्वागत है आप सभी का हमारे इंडिया के नंबर 1 स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैकेनिकल 101, डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर ऑल मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो फटाफट गाइस हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए, और हमारे इस सेशन में हम डेली मिलते हैं और क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज में हम एसएससी जेईई के 2500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। हमारे मिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके हम ये एक पूरा बड़ा जो माइलस्टोन है उसको हम अचीव करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, दिस इज माय इंट्रोडक्शन, एंड इफ यू वांट टू जॉइन द अनअकैडमी यू कैन यूज दिस रेफरल कोड विशाल11, जिससे कि आपको अनअकैडमी पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप ये वाला कोड यूज में ले सकते हैं। और अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस देखने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं, देन आपके पास सारे जो भी फ्री प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सेस करने का मौका होता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसको इंस्टॉल कीजिएगा और उसके बाद अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, आप जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप एसएससी जेईई और स्टेट एई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एसएससी जेईई और स्टेट एई का गोल चूज कर सकते हैं। ये गोल चूज करने के बाद आप कुछ नहीं कीजिएगा, विशाल शर्मा प्रोफाइल सर्च करके मेरी इस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। जैसे ही आप मेरी इस प्रोफाइल को फॉलो करते हैं, यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन, माई स्पेशल क्लासेज, माई प्लस क्लासेज, एवरीथिंग। तो ये मेरी प्रोफाइल है unacademy.com/@macvishal। तो जैसे ही आप इस पर जाएंगे या फिर आप सिंपली अनअकैडमी की ऐप में विशाल शर्मा सर्च करेंगे, तो आप मेरी प्रोफाइल तक पहुंच जाएंगे। तो वहां पर आप मेरे सारी फ्री स्पेशल क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिसको देखने के लिए किसी भी सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपसे कोई इनविटेशन कोड पूछा जाता है टू वॉच फ्री स्पेशल क्लासेस, तो आप इनविटेशन कोड यूज में ले सकते हो, विशाल11। तो अगर आप पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रहे हो, तो केवल पहली बार डाउनलोड करने के बाद यूज करने पर ही आपसे पूछा जाता है कि आप किसके इनविटेशन के द्वारा आए हैं। तो वहां पर आप इनविटेशन कोड विशाल11 यूज में ले लीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए तो फिर अब हम एक इंफॉर्मेशन और देते हैं क्लास के सेशन के बाद। उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और बताइए इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। बेसिकली ये जो आपके क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन आर फ्रॉम द एसएससी जेईई एग्जामिनेशन। ये आपके एसएससी जेईई एग्जामिनेशन से आए हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है इनको आपको आंसर, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा, और उसके बाद लास्ट में जाके आप सारे आंसर मैच कीजिएगा कि किस तरीके से आपके जो भी क्वेश्चन है वो सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो इसका बिल्कुल एनालिसिस करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका आप एनालिसिस भी जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। Which of the following laws is applicable for the behavior of a perfect gas? परफेक्ट गैस के बिहेवियर के लिए कौन से लॉ एप्लीकेबल है? तो अगर हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस-लुसेक्स लॉ, ये जितने भी लॉज आपको नजर आ रहे हैं, सभी के सभी लॉज आपके परफेक्ट गैसेस के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू। जो डाल्टन्स लॉ है, जो जिसका लॉ आप यूज भी लेते हैं आपके रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में भी, उनके अकॉर्डिंग जो आपका टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर का, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू ग्रेटर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑल, एवरेज ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑल, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑल, और सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो जो आपका टोटल प्रेशर होता है किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस के द्वारा जो एक्सर्ट किया जाता है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपका एक क्लोज सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम भी होता है, आइसोलेटेड सिस्टम भी होता है, लेकिन क्लोज्ड सिस्टम वाला थर्मोडायनेमिक सिस्टम कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए गाइस इसका आंसर क्या होगा।
तीन टाइप के आपके सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। बेस्ड ऑन द एनर्जी इंटरेक्शन, बेस्ड ऑन द मास इंटरेक्शन या फिर मैटर इंटरेक्शन, आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। और इसका आंसर बताइए कि आपका क्लोज्ड सिस्टम कैसा होगा। बहुत ही सिंपल सा है। तो बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी मास का इंटरेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। तो ऐसा सिस्टम आपका क्लोज्ड सिस्टम कहलाता है। अगर हम बात करते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल, तो ये आपका क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम होता है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व। और अगर आपके क्वेश्चन में कहीं लिखा हो रिजिड कंटेनर, तो वो भी क्लोज्ड सिस्टम ही होता है ना, रिजिड क्लोज्ड कंटेनर। मतलब क्वेश्चन में ऐसे सिंपली नहीं लिखा होगा कि हमारे पास क्लोज सिस्टम है, हमारे पास ओपन सिस्टम है। क्वेश्चन में कुछ ऐसे कीवर्ड्स दिए होंगे जिनकी सहायता से हमें पता चलेगा कि हमारा वो वाला सिस्टम ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या फिर आइसोलेटेड सिस्टम है। तो चलिए बताइए गाइस, जो आपका यूनिवर्स होता है ना, जो आपका यूनिवर्स होता है और जो आपका परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क होता है, परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क होता है, वो कैसे सिस्टम होते हैं ये आपको बताना है। जो आपका यूनिवर्स होता है और जो आपका परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क होता है, ये आपके भाई लोगों होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। कैसे सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं जिनमें ना ही कोई एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, ना ही कोई आपका मास का इंटरेक्शन होता है। ये यूनिवर्स वो वाला यूनिवर्स नहीं है जो आप ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ये यूनिवर्स थर्मोडायनेमिक्स वाला यूनिवर्स है जिसमें आपका होता है सिस्टम और सराउंडिंग। और सराउंडिंग क्या होती है आपकी, सराउंडिंग वो क्षेत्र होता है, वो रीजन होता है जहां तक आपको सिस्टम के इफेक्ट की फीलिंग होती है। सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग वो क्षेत्र होता है, वो रीजन होता है जिसमें आपको क्या होती है, सिस्टम के इफेक्ट की फीलिंग होती है, एनर्जी इंटरेक्शन की फीलिंग होती है। जहां तक सिस्टम का इफेक्ट नजर आता है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग जब आपका मिल जाता है उसे हम कहते हैं यूनिवर्स। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है आपका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस assume that collisions between the molecules of the gases are perfectly elastic, perfectly inelastic, partially elastic और partially inelastic। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप 11th-12th में भी पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। सो इट इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, पार्टली इलास्टिक या फिर पार्टली इन इलास्टिक। तो इस तरीके का कोलिजन होता है जो कि होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक। तो आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं कि जो आपका सुपर हीटेड वेपर होता है, इट बिहेव्स लाइक एन एग्जैक्टली एज गैस एज स्टीम। स्टीम वैसे ये स्टीम होना था, स्टीम एज ऑर्डिनरी वेपर और अप्रोक्सीमेटली एज गैस। तो काफी बार ये काफी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि सुपर हीटेड वेपर किसके तरह बिहेव करता है, ये आपको यहाँ पे आंसर देना है। चलिए गैस बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सुपर हीटेड वेपर आपके वाटर की एक थर्ड स्टेज होती है जो कि होती है आपकी गैसियस स्टेट। ओके, सैचुरेटेड वेपर से ऊपर जो भी आपका क्षेत्र होता है, जो भी रीजन होता है, उसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो होता है आपका ओके सुपर हीटेड वेपर। तो इट बिहेव्स लाइक एज एन अप्रोक्सीमेटली एज अ गैस। तो आप यहाँ पर गैसेस का लॉ लगा सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कंडीशन ऑफ द परफेक्ट वैक्यूम दैट इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द मास, प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द मास, मास के कारण प्रेशर होता है। और जब पूरा मास निकाल दिया जाता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट वैक्यूम, मतलब जीरो प्रेशर, जीरो बार एब्सोल्यूट प्रेशर। और ये जीरो बार एब्सोल्यूट प्रेशर आपको किस टेम्परेचर पर मिलता है ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबरिंग गलत कर दी क्या? 6 हो गई। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर आपको मिलेगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, मतलब 0 केल्विन पर, और 0 केल्विन होता है आपका माइनस का 273.15 केल्विन कह सकते हो, या फिर यहाँ पर 16 केल्विन दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, मतलब 0 से कम ही हो गया ना, ये तो है तो 0 से कम ही। चलिए 7 की हम बात करते हैं। ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? पहले आपसे पूछा गया क्लोज्ड सिस्टम कौन सा होता है, अब आपसे पूछा जा रहा है ओपन सिस्टम कौन सा होता है। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, फटाफट गाइस आंसर दीजिए। मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, दो एनर्जी में डू सो, नीदर मास नॉर एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, and both energy and mass cross the boundary of the system. Mass crosses the boundary but energy not do so. बताइए गाइस इसका आंसर क्या होगा? आई होप ये सीरीज भी आपको बहुत अच्छे से लग रही होगी, जिसमें हमने एक कोशिश की है कि हम 2500 क्वेश्चन करें, और जैसे ये 2500 क्वेश्चन होते हैं मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, चलिए मैं चार्जर लगा देता हूँ ताकि वीडियो हैंग ना हो। वेरी गुड वेरी गुड। ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है देखिएगा। बेसिकली गाइस अगर हम बात करें, ये वीडियो आपकी प्रीमियर हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आपका एनर्जी भी ट्रांसफर होता है और मास का भी ट्रांसफर होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज हीट सप्लाइड एट, तो मतलब ये कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है कि अगर हमने सिस्टम में हीट सप्लाई की है, तो जो हमने हीट सप्लाई की है सिस्टम में, वो चेंज इन एंथैल्पी के कब इक्वल होती है, ये आपको बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताइए। आराम से बताइए, सफिशिएंट टाइम में दे रहा हूँ आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस गाइस। आपको जो भी ये सेशन अच्छे लगते हैं इस यूट्यूब चैनल पर, आप उसको लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करते हो तो इट विल बी इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, वो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम के इक्वल होती है। चलिए अगर एक फ्लूइड एक्सपेंड करता है सडनली इनटू वैक्यूम, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? सबसे बढ़िया प्रोसेस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक तरीका का मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें सडनली एक्सपेंशन होता है आपके वैक्यूम चैम्बर में थ्रू एन ओरिफिस ऑफ लार्ज डायमेंशन, सच दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज। इसमें कोई भी वर्क डन नहीं होता, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर इक्वल होता है, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर इक्वल नहीं होता, दैट्स व्हाई इट नॉट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ये जो आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है आपका फ्री एक्सपेंशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन आपका एक तरीके का इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर हम हाइपरबोलिक प्रोसेस की बात करें तो पीवी डायग्राम में जो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है वो आपका हाइपरबोलिक प्रोसेस होता है। और एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम बात करें, एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट इंटरेक्शन जीरो के इक्वल होता है। पैराबोलिक नाम का कोई प्रोसेस नहीं होता है ना, तो उसको तो रहने ही दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि whenever a gas flows through a very long pipe of a uniform cross section, the flow is approximately, काफी लंबा पाइप है आपका और क्रॉस सेक्शन आपका यूनिफॉर्म है, तो ये आपका जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा? बिल्कुल सिंपल सा है, बताइए आराम से। Whenever a gas flows through a very long pipe of a uniform cross section, the flow is approximately. Yes, 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 yes. The flow is approximately as a isothermal process. Isothermal process. So option C is the right answer.
11वें नंबर पर आइए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर थर्मोडायनेमिक्स का ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे। अरे आएंगे, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन के बाद चेंज हो जाएगा, हो सकता है 20 क्वेश्चन के बाद चेंज हो, लेकिन अभी जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ये एक सीक्वेंस में नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये जो आपका पेपर हुआ है ये हुआ है आपका 4 मार्च 2017 को इवनिंग शिफ्ट में। तो इसके जो 100 क्वेश्चन है उनको भी हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। पहले आपका थर्मोडायनेमिक्स आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको फ्लूइड मैकेनिक्स देखने को मिलेगा, तो लगभग 30 क्वेश्चन तक आपको थर्मोडायनेमिक्स देखने को मिलेंगे, 25 या 30 क्वेश्चन तक। उसके बाद आपके एक दो हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन आएंगे, हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन आने के बाद आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पर एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें कि सर ये किस पेपर में आया है, कब आया है, शिफ्ट वगैरह मैं बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, शिफ्ट नहीं होगा इसमें कोई भी मेंशन। आपको सिंपली सीधे के सीधे मैं 2500 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, दिस इज माय प्रॉमिस। तो 2500 क्वेश्चन करने अपने को, फल खाइए और गुठलियों मत गिनिए। तो whenever a liquid boils at a constant pressure, which temperature, which parameter will be increases? अगर कांस्टेंट प्रेशर पर गर्म किया जाता है तो उसकी एंट्रोपी डेफिनेटली इंक्रीज होती है। हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गिवन कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज नहीं होता है, बट अगर आप बॉईल कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, अगर उसमें फेज चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली देयर विल बी इंक्रीज इन द एंट्रोपी, because heat is going to be added to the system. When you are going to add the heat to the system, its entropy will be increased. और अब आपका आता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स किसने दिया था? जूल बाबा ने दिया था। किसने दिया था? जूल बाबा ने दिया था। क्या होता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से? फटाफट हमें बताइए। enables to determine the change in internal energy of the system, does not help to predict whether the system will or not undergo a change, does not enable to determine the change in entropy। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात की है इसने कि ये हमारे इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है उसको हमें कैलकुलेट करने में सहायता प्रदान करता है। डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये नहीं बता पाता है कि भैया सिस्टम में क्या चेंज हो रहा है, हीट चेंज हो रही है वर्क में या वर्क हीट में चेंज हो रहा है, ये सिर्फ एनर्जी इंटरेक्शन बताता है, ठीक है। डज नॉट इनेबल टू डिटरमाइन द चेंज इन एंट्रोपी। भाई एंट्रोपी में भी चेंज नहीं बता सकता क्योंकि एंट्रोपी में चेंज आपका सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। तो आंसर जो होगा भाई लोगों इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सबसे प्यारा, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन एंड द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन ऑफ एवरी एग्जामिनेशन। हम क्लासेस में भी इस चीज को काफी बार डिस्कस करते हैं कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी पे, सीओपी पे, हीट पंप की सीओपी पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और ये तो मेरे हिसाब से आप सभी को आता ही होगा कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है। बिल्कुल सिंपल सा है, बताइएगा इस क्या होगा इसका। कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द ऑपरेशन। टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, आपके बाकी किसी चीजों पर डिपेंड नहीं करती है। स्टीम फ्लो थ्रू नोजल इज कॉल्ड एज कंसिडर्ड एज, आपके नोजल के थ्रू जो स्टीम फ्लो होता है जिसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी एज ए रिजल्टेंट आपको मिलती है, एंथैल्पी ड्रॉप होता है और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। हीट ड्रॉप होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर हम बात करते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग की या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की, प्रेशर ड्रॉप होता है और आपको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो कैसा फ्लो होता है ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टीम फ्लो थ्रू a nozzle is considered as which type of flow? कांस्टेंट फ्लो। काय का कांस्टेंट फ्लो? किस चीज का कांस्टेंट फ्लो? आइसोथर्मल फ्लो, एडियाबैटिक फ्लो, कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो। ये आइसोथर्मल तो होगा नहीं क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो होगा नहीं। एडियाबैटिक प्रोसेस हम कंसीडर कर सकते हैं कि आपकी जो नोजल है वो परफेक्टली इंसुलेटेड है, और अगर हम बात करें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नेग्लेजिबल है, तो जो आपकी C2 होगा इट विल बी इक्वल्स टू 44.72 अंडर रूट ऑफ डेल्टा एच मीटर पर सेकेंड। इसमें होगा मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा डेल्टा एच किस में होना चाहिए?
डेल्टा एच होना चाहिए आपका किलो जूल पर केजी में होना चाहिए, तभी वो मीटर पर सेकंड में आएगा। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। सडनली फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग। भैया बैरोमीटर क्या बताता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है। बैरोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बताएगा कोई? 1.01325 बार या फिर 101.325 पास्कल, 101.325 किलो पास्कल, है ना। मेगा पास्कल में 0.101325 मेगा पास्कल। तो अचानक से अगर बैरोमीटर की रीडिंग गिर जाए, मतलब अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए, आपने सुना होगा ना टीवीओ में, अचानक से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो वो क्या बताता है? फाइन वेदर, एकदम शांत मौसम, रेन्स बरसात होने वाली है, स्टॉर्म तूफान आने वाला है, या फिर कोल्ड वेव ठंडी हवा चलने वाली है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? स्टॉर्म, ऑप्शन सी, तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। चलिए, अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा डिवाइस बनाना है हीट से वर्क में कन्वर्ट करने वाला, which absorb heat while doing isothermal work exactly equal to the heat absorbed, thereby keeping the internal energy constant। अब भाई लोगों ये क्या बना रहे हैं? कन्वर्टर बना रहे हैं। ये कोई प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं साइकिल की, डिवाइस की। ये बात कर रहे हैं साइकिल की और डिवाइस की। और साइकिल की डिवाइस मतलब कंटिन्यूअसली आपको वर्क प्रोड्यूस करना है, कंटिन्यूअसली आपको वर्क प्रोड्यूस करना है बाय एब्जॉर्बिंग द हीट। जितना हीट ले रहे हो उतना आपको वर्क प्रोड्यूस करना है कंटिन्यूअसली। इट इज नॉट पॉसिबल गाइस, साइक्लिक प्रोसेस में पॉसिबल नहीं है। एक पर्टिकुलर आइसोथर्मल प्रोसेस में पॉसिबल है कि जितना हीट दो उतना वर्क प्रोड्यूस कर दो इन इस प्रोसेस, प्रोसेस में पॉसिबल है, बट साइकिल में पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी साइक्लिक डिवाइस के लिए कुछ ना कुछ हीट रिजेक्शन करना जरूरी होता है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसी के साथ हम बात करते हैं 17th नंबर क्वेश्चन की। स्टर्लिंग साइकिल और एरिक्सन साइकिल है रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल, क्वासी स्टैटिक साइकिल, सेमी रिवर्सिबल साइकिल। ध्यान रखिएगा साइकिल, साइकिल के अगर सभी प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे तभी साइकिल रिवर्सिबल होगी। अगर किसी एक ने भी धोखा दे दिया, कोई भी एक इरिवर्सिबल बन गया, तो वो साइकिल आपकी इरिवर्सिबल बन जाएगी। साइकिल आपकी कैसी बन जाएगी? इरिवर्सिबल बन जाएगी। तो स्टर्लिंग साइकिल, इरिक्सन साइकिल और रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल, क्वासी स्टैटिक साइकिल या फिर सेमी रिवर्सिबल साइकिल। बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा। तो 10 बजे की टाइमिंग कैसे लग रही है? प्लीज सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये बढ़िया सा टाइम सूटेबल है। ज़्यादा लंबी भी क्लास नहीं लगती है और क्लास होते ही नींद भी आ जाती है। ऐसा भी नहीं है 10 से 12 बज रही है ना। चलिए guys, this video is going to be premiere, that's why I'm not giving you reply in the live class. Okay, so you are smart enough, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए रेदर देन ऑन द कमेंट, है ना। तो भैया स्टर्लिंग और इरेक्शन साइकिल क्या होती है? रिवर्सिबल साइकिल होती है। और वैसे भी अगर हम ऑफलाइन भी क्लासेस लेते हैं और जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, वहां भी कौन सा हम आपस में गुटरगु करते हैं। तो गुटरगु पर ध्यान मत दीजिए, चैट सेक्शन वाले को क्लोज कर दीजिए और फटाफट आंसर देते जाइए, ठीक है। इरिक्सन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? इरिक्सन साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं और इसको याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया था। याद रखिए बीई, बी मतलब बार, ई मतलब एरिक्सन, मतलब इसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होंगे। इसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होंगे। तो 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और 2 आपके क्या होने वाले हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस होने वाले हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वेरी गुड। चलिए 19th का बताइए।
कि जो पेट्रोल इंजन होता है वो किस पर कार्य करता है। देखिए आईसी इंजन के क्वेश्चन आ गए हैं, इरिक्सन साइकिल, साइकिल्स वगैरह के क्वेश्चन आ गए, 8 स्टैंडर्ड साइकिल के बैरोमीटर वाला क्वेश्चन आ गया आपका। अगर हम बात करते हैं बेसिकली इट्स फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स, तो डोंट वरी क्वेश्चन तो है ही। तो पेट्रोल इंजन का बताओ फटाफट, पेट्रोल इंजन कौन सी साइकिल पे वर्क करता है। देखो यहाँ नाम नहीं दे रखा, मैं खुद हिंट दे देता हूँ हमको। पेट्रोल इंजन आपका ऑटो साइकिल पर कार्य करता है, डीजल इंजन आपका डीजल साइकिल पर कार्य करता है। तो ऑटो साइकिल जो साइकिल होती है इसमें आपके बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। 1 से 2 जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 से 3 होता है आपका, ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। और अगर हम बात करते हैं 3 से 4 प्रोसेस की, तो 3 से 4 जो आपका प्रोसेस होता है वो होता है भाई लोगों रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और जो 4 से जो एक प्रोसेस होता है वो होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। डीजल साइकिल में भी, मैं हाइड हो जाता हूँ, डीजल साइकिल में भी ऐसे ही 4 प्रोसेस होते हैं, लेकिन हीट एडिशन को छोड़ के बाकी सभी प्रोसेस कॉमन होते हैं। जैसे डीजल साइकिल में भी होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो देयरफॉर अगर आपके पेट्रोल इंजन जो कि ऑटो साइकिल में वर्क करता है जिसमें आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है, दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए क्या होगा। अरे भैया ये तो हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है। Two balls of the same material and finishing having the diameter of ratio 2:1, both are heated to the same temperature and allowed to cool by the radiation. Rate of cooling by a big ball as compared to the smaller one. बिल्कुल सिंपल सा है भाई मेरे। Rate of heat transfer through the radiation is proportional to, अगर हम बात करें A into T की पावर 4, तो अगर हम बात करते हैं Q ऑफ बिगर बॉल डिवाइड बाय Q ऑफ स्मॉलर बॉल इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ बिगर बॉल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर बॉल। तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर थ्रू द बिगर बॉल डिवाइड बाय रेडिएशन हीट ट्रांसफर थ्रू द स्मॉलर बॉल विल बी इक्वल टू बिगर बॉल के डायमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर एंड इट इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू द 4:1। तो आंसर हो जाएगा भाई लोगों आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। तो इसी सेशन में अपने 20 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक, क्योंकि प्रीमियर होने वाला सेशन आई एम नॉट गिविंग यू रिप्लाई ऑफ ईच एंड एवरी क्वेरी, दैट्स व्हाई सेशन छोटा रखेंगे जिसमें डाउट भी कम आए। और जो भी आपके डाउट रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सेम टाइम कल भी ये सेशन होने वाला है, सेम टाइम 10 बजे सेशन आपके हुआ करेगा। अब बात करते हैं जो भी बच्चे अनअकैडमी से जुड़ेंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनअकैडमी ने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है आपका रिपोर्ट एंड विन। अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी यूट्यूब चैनल पर कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है, देन यू कैन इन्फॉर्म दैट टू द अनअकैडमी। So opportunity for all learners to report any inappropriate content in the video and be the first one. Be the first one. तो लेक्चर को ध्यान से देखा कीजिए। Be the first one to report a particular issue to claim your prize. Report any inappropriate content using the form given in the description below. तो guys आपको अनअकैडमी की तरफ से ढेर सारे प्राइज मिलने वाले हैं और ये अनअकैडमी से जुड़ने के बेनिफिट्स हैं। लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, हिंदी इंग्लिश में कंटेंट, रैंक इंक्रीमेंट बैच, ये सभी आपके क्या है बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग द अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पर 4th क्लास इज डेडिकेटेड टू योर डाउट क्लियरिंग सेशन। इसी के साथ अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन आपको क्या करना है, आपको गोल चूज करना पड़ेगा। और गोल आपको चूज करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है भाई लोगों, और आपको गोल चूज करना है SSC JEE एंड स्टेट एग्जामिनेशन। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और 1 साल की सब्सक्रिप्शन फीस है 9,000 रुपीज, 2 साल की सब्सक्रिप्शन फीस है 10,800 रुपए,
विशाल 11 कोड लगा के आपकी सब्सक्रिप्शन फीस 1 साल की हो जाएगी 8,100 और 2 साल की हो जाएगी 9,720 रुपये। तो ये कोड लगाना ना भूलें। अगर आप आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप अपने फ्रेंड लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं फॉर यूजिंग द विशाल 11 रेफरल कोड। एंड इफ समवन वांट्स टू पे फी थ्रू द EMI ऑप्शन, तो EMI ऑप्शन भी अनअकैडमी में अवेलेबल रहता है। अनअकैडमी पर फॉलो करके रखिएगा ताकि आपको सारी स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी के साथ अब मैं आप सभी लोगों से अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गिव योर सो मच प्रेशियस टाइम, लव एंड सपोर्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।